गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, साथी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप सभी को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी। आप देख सकते हैं निःशुल्क पेपर 1 एवं पेपर 2 के लिए टेस्ट सीरीज़ हमारे साथी पीएससी एकेडमी में अवेलेबल है। अभी भी आपके पास आज का रात है, ठीक है। इसमें भी अगर आप अच्छे से अच्छा एक बार रिवीजन करना चाहते हैं तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसमें आपको 5 मॉडल टेस्ट, व्याख्यात्मक प्रश्न उत्तर और यहाँ पे परीक्षा पैटर्न के आधार पर ही इस टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है। तो आज भी आपके पास मौका है कि आप एक रात में ये सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए डिज़ाइन किया गया है साथी पीएससी एकेडमी के द्वारा यह टेस्ट सीरीज़, ठीक है, जो कि एकदम निःशुल्क मिल जाएगा आपको आज, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजी टेट पास होने वाले अभ्यर्थियों के लिए तोहफा, ठीक है। तो सीजी टेट जो पास होगा उस अभ्यर्थियों के लिए हमारे साहू सर जी के द्वारा एक विशेष तोहफा दिया जाएगा। तो आप सभी रेडी रहेंगे और अपना पेपर जो है वो अच्छे से अच्छा बनाकर आएंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। निःशुल्क जो है वो आपको मिल जाएगा और सीजी टेट पास जो होंगे अभ्यर्थी उनके लिए साहू सर जी के द्वारा एक विशेष तोहफा जो है वो लाया गया है, ठीक। तो आज हम लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स में हम एमसीक्यू का सेशन जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। तो ध्यान देना है, आज हम लोग मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं, ठीक है, और किस तरह से हम मराठा साम्राज्य को पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। मराठा साम्राज्य, तो हमारे पास एक प्रश्न है, यहाँ पे आपको दिया गया है प्रधान। प्रधान नहीं है, वो अष्ट प्रधान है। यहाँ पे आपको ऐसे सामने में दिया गया होगा प्रधान, ये प्रधान नहीं है, ये अष्ट प्रधान है। अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान है ये, ठीक है। अष्टप्रधान नाम की प्रसिद्ध मंत्री परिषद थी, क्या गुप्त प्रशासन में थी, चोल प्रशासन में थी, विजयनगर में थी या मराठा प्रशासन में थी। तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट है, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, और ये सारे प्रश्नों को बनाते हुए चलेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आपके समक्ष दिया गया है, अष्टप्रधान की मंत्री परिषद थी, ठीक है। तो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद कौन से साम्राज्य के दौरान थी, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अष्टप्रधान याद रखिएगा, अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी ये शिवाजी के शासनकाल में थी। शिवाजी के शासनकाल में थी। और याद रखिएगा अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में थी, ठीक है। अब हमें बात करना है कि आखिरकार ये शिवाजी कौन थे भाई। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी जो थे मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, इन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी और अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद में शामिल थी। सभी बच्चे ध्यान देंगे और आंसर आ जाएगा आपका मराठा प्रशासन, ठीक है। तो अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल के दौरान थी। अब कई बार से हमारे एग्जाम में जो है वो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। हमने देखा है अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज, ठीक है। ये जो अष्टदिग्गज है भाई, ये 8 कवियों का एक समूह था और ये जो कवियों का समूह कृष्णदेव राय के दरबार में थे, कृष्णदेव राय के दरबार में थे। तो अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये जो अष्टप्रधान है ये शिवाजी की मंत्री परिषद थी, जबकि अष्टदिग्गज जो होते थे वो कृष्णदेव राय के दरबार के जो तमिल कवि थे उनका एक क्या था, समूह था, उनका एक संगठन था। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। तो आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा,
ध्यान देना है प्रशासन व्यवस्था। जो अष्टप्रधान के मंत्री परिषद थे ना, उनका नाम मैं आप लोग को रिवाइज करवा दे रही हूँ। तो सबसे पहले आपको याद करना है पेशवा। पेशवा ये अष्टप्रधान में शामिल थे भाई। तो पेशवा संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करते थे, ठीक है। पेशवा का जो पद होता था सर्वोच्च हुआ करता था शिवाजी के प्रशासन के समय में। तो पेशवा जो होते थे, राज्य के संपूर्ण राज्य का दायित्व कार्यभार इन्हीं के ऊपर रहता था। पेशवा ही बाकी मंत्रियों को निर्देश देते थे, और पेशवा जब निर्देश देते थे तभी बाकी मंत्री जो है वो अपना कार्य जो है वो करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अमात्य की, ठीक है, दूसरे नंबर में हमने देखा अमात्य। तो अमात्य अर्थ मंत्री थे। आय व्यय का लेखा जोखा किसके द्वारा किया जाता था? तो आय व्यय का लेखा जोखा जो है वो अमात्य के द्वारा किया जाता था। उसके बाद सुमंत। सुमंत कौन थे भाई? तो सुमंत जो थे वे विदेश मंत्री थे शिवाजी के अष्टप्रधान में। चिटनीस या चिटनीस भी लिखा रहता है, ऐसे चिटनीस भी लिखा रहता है, तो ध्यान देना है। चिटनीस जो थे वो पत्राचार विभाग के क्या थे? प्रमुख थे। चिटनीस जो थे वो पत्राचार विभाग के प्रमुख थे। उसके अलावा सेनापति जो होते थे वो सेना प्रधान का प्रमुख होता था। उसके बाद इसी को हम लोग सरी ए नौबत बोलते थे, ठीक है। इसी को हम सरी ए नौबत भी बोलते थे। किसको बोलते थे? हम सेनापति को बोलते थे भाई। उसके बाद हम देखेंगे न्यायाधीश जो न्याय विभाग का प्रधान होता था, इसी के दरबार में, ये भी अष्ट दिग्गजों में शामिल है। उसके बाद पंडित राव की अगर हम बात करें तो मुख्य सलाहकार एवं धार्मिक कार्यों का दायित्व इसके ऊपर रहता था। और वाक्यानविश जो होते थे गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख होता था। वाक्यानविश कौन होते थे? गुप्तचर एवं सूचना विभाग का जो प्रमुख होता था उसे हम वाक्यानविश के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, पेशवा जो होता है संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। पेशवा जो होता था क्या करता था? संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करता था। उसके बाद अमात्य जो होता था वो अर्थ मंत्री था। आय व्यय का लेखा जोखा अमात्य के द्वारा किया जाता था। जो सुमंत होते थे वे विदेश मंत्री होते थे। चिटनीस जो होते थे वे पत्राचार विभाग का प्रमुख होता था। पत्राचार विभाग मतलब जैसे कि मुझे संदेश भिजवाना है, उस दौरान क्या होता था कि संदेश लिख लिख कर भिजवाया जाता था, तो उस विभाग का प्रमुख होता था जिसे हम लोग चिटनीस बोलते थे। सेनापति या इसी को हम लोग सरी ए नौबत बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता था? ये सैन्य प्रधान होते थे। क्या होते थे? सैन्य प्रधान। उसके अलावा जो न्यायाधीश होते थे वो न्याय विभाग का प्रधान होता था। पंडित राव जो होते थे वो मुख्य सलाहकार एवं धार्मिक कार्यों का दायित्व देखता था। और वाक्यानविश जो होता था गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख होता था। वाक्यानविश कौन होते थे? गुप्तचर एवं सूचना विभाग के प्रमुख होते थे। तो आपने देखा कि शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन कौन शामिल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न को देखने से पहले आप देख सकते हैं शिवाजी महाराज के बारे में हम जाएंगे, ठीक है। तो सई बाई लिखा है, इसको आप साई बाई भी लिख सकते हो। साई बाई नेवालकर, साई बाई नेवालकर। चलो अब यहाँ पर अगर हम बात करें शिवाजी महाराज के जन्म की, सभी बच्चे ध्यान देंगे। शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में अगर हम बात करें तो शिवाजी महाराज का जन्म जो है वो 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। कभी कभी हमें अप्रैल 1627 भी दिखाई देता है किसी किसी बुक में, किसी किसी बुक में अप्रैल 1627 ईस्वी भी दिखाई देता है। किसके जन्म स्थान के बारे में? शिवाजी के जन्म स्थान के बारे में। तो आपको ध्यान देते हुए चलना है। उसके अलावा अगर हम माता की बात करें तो माता का नाम था जीजाबाई और इनके पिता का नाम था शाही राजे भोसले या शाहजी भोसले भी आप बोल सकते हो। शाही राजे भोसले या शाहजी भोसले भी आप बोल सकते हैं, दोनों आंसर सही हैं, शाहजी भोसले या जीजाबाई, ठीक है। तो इनके पिताजी थे शाहीजी भोसले या शाहजी भोसले और इनकी पत्नी का नाम है साईबाई निम्बालकर, इनकी पहली पत्नी थी। 1640 में इनका विवाह हुआ था। जन्म स्थान है शिवनेरी दुर्ग, इनकी उपाधि थी छत्रपति और शासनकाल है 1674 से 1680। 1680 में इनकी मृत्यु होती है 3 अप्रैल 1680 में, ठीक है। कहाँ पर होती है? रायगढ़ महाराष्ट्र में, ठीक। और बोला जाता है कि इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम है रामदास। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम है रामदास। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। और एक चीज़ को और नोट कर लेंगे, अगर इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम पूछेगा तो इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम है रामदास। और यही पूछेगा कि इनके राजनीतिक गुरु का नाम क्या है, तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम है दादाजी कोंडदेव। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, इनके राजनीतिक गुरु का नाम कभी पूछ दिया जाए तो इनके राजनीतिक गुरु का नाम है दादाजी कोंडदेव, ठीक है।
चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गोल गुंबज, ठीक है, जिसको एक वास्तुकार है याकूत के द्वारा बनाया गया था। और ये जो गोल गुंबज है ये आदिल शाह का है मकबरा, ठीक है, आदिल शाह का ये मकबरा है। अब मैं इसको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी मोहम्मद आदिल शाह के यहाँ काम करते थे शिवाजी के पिताजी। तो शिवाजी के जो पिताजी हैं वो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के यहाँ कार्य करते थे। और ये आदिल शाह का मकबरा है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो मकबरा है कर्नाटक में है। गोल गुंबद या गोल गुंबज का मकबरा कहाँ है, ऐसा कभी प्रश्न पूछा जाए तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, गोल गुंबज या गोल गुंबद का मकबरा कहाँ है, तो कर्नाटका में है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज आपको दिखाई दे रहा है पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट को जरूर दिला सकते हैं एक बार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे। तो मैंने अभी बताया था कि इनके दरबार में कौन कौन से अधिकारी थे, मजूमदार, दबीर, वाकनिवेश और सुरनीस, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग बताते हुए चलेंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित अधिकारी थे, फटाफट आप लोग सभी प्रश्नों को बताते हुए चलें, ठीक। तो आपका आंसर हो जाएगा मजूमदार भी थे, दबीर भी थे, वाकनवीस भी थे, सुरनीस भी थे, ठीक है। तो शिवाजी के दरबार में 1 2 3 4 सभी जो हैं वो शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। तो जो भी सीजी टेट पास होगा, जो भी बच्चा जो है वो सीजी टेट पास होगा तो उनके लिए साहू सर के द्वारा विशेष तोहफा भाई दिया जाएगा, याद रखिएगा। शिवाजी के समय सरनोबत का पद क्या था, तो मैंने बताया था सैन्य प्रशासन से इसका संबंध है। इसी को मैंने कहा था आपको सरी ए नौबत, सरी ए नौबत, या इसी को मैंने कहा था सरनोबत, सरी ए नौबत, या इसी को मैंने कहा था सरनोबत। और इसका संबंध है सैन्य प्रशासन से, इसका संबंध है सैन्य प्रशासन से। सरनोबत या सरी ए नौबत, इसी का संबंध किससे है, सैन्य प्रशासन से है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सरनौबत या सरी ए नौबत का संबंध किससे है, तो सरनौबत या सरी ए नौबत का जो संबंध है वो सैन्य प्रशासन से है, याद रखिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। उसके अलावा शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था, ठीक है। तो जो व्यक्ति विदेशी मामले की देखरेख करता था उसे हम सुमंत के नाम से जानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो विदेशी मामले की देखरेख करता था तो ऐसे व्यक्ति को हम सुमंत के नाम से जानते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था, तो शिवाजी के अष्टमंडल में या अष्टप्रधान में ऐसा व्यक्ति जो विदेशी मामलों का देखरेख करता था उसे हम सुमंत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, सुमंत, अमात्य, सर ए नौबत या सचिव। मैंने अभी जस्ट बताया आपको शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देखरेख करता था उसे हम सुमंत के नाम से जानते हैं। तो यही प्रश्न आपको थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया है, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सुमंत कहा जाता था। तो ये सारी बातें जो है आपके पीएससी में आ सकता है, इसलिए आपको ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए सही है, आर गलत है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको स्टेटमेंट, यहाँ पे ए देख लेते हैं, राज्य के मामले में शिवाजी मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, यहाँ पे ए दिया गया है। तो परामर्श तो लेते थे क्योंकि अष्टप्रधान में विभिन्न सारे विभाग थे शिवाजी के पास और वो सबसे सलाह लेते थे, लेकिन वो उन्होंने प्रत्येक मंत्री को स्वतंत्र प्रभार देकर रखा हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब तक शिवाजी कोई डिसीजन नहीं लेंगे कोई भी मंत्री एकदम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता था। ये सारे जो अधिकार थे, अथॉरिटी थे, वो शिवाजी के पास ही था। शिवाजी जो बोलते थे वैसे ही मंत्रियों को कार्य जो है वो करना पड़ता था। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित का उनके शासन काल के क्रम में व्यवस्थित करना है, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधवराव। तो चलिए हम इसके वंशावली को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर आप लोग आराम से इसको बना लोगे, ठीक है। तो अगर हम इनके वंशावली की बात करें तो सबसे पहले हम जाते हैं भाई, सबसे पहले हम जाते हैं शिवाजी, सबसे पहले हम चलते हैं शिवाजी। शिवाजी तो शिवाजी की दो पत्नियां थी, एक का नाम है साईबाई, याद रख लिएगा, साई बाई निम्बालकर,
और शिवाजी की एक और पत्नी थी जिसका नाम है सोयराबाई। शिवाजी की एक और पत्नी थी जिसका नाम है सोयराबाई। अब मैंने यहाँ पर कहा कि साईबाई का पुत्र था संभाजी महाराज। संभाजी महाराज किसका पुत्र था? साईबाई का पुत्र था। और इस संभाजी महाराज का पुत्र था जिसका नाम है साहू जी। संभाजी महाराज का एक पुत्र था जिसका नाम है साहू जी। और यहाँ पे सोयराबाई का पुत्र था जिसका नाम है राजा राम। और राजा राम का पुत्र था जिसका नाम है शिवाजी द्वितीय। और इस राजा राम की पत्नी का नाम है ताराबाई। राजा राम की पत्नी थी ताराबाई। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है साईबाई, सोयराबाई, राजा राम, पत्नी है ताराबाई, उसका जो पुत्र है शिवाजी द्वितीय। इस तरह से हमने देखा साईबाई के बाद उसका बेटा आया संभाजी, संभाजी महाराज के बाद उसका बेटा आया साहू जी। तो ध्यान दीजिएगा, शिवाजी के बाद, ठीक है, ये जो आपके शिवाजी हैं, इनके बाद जो अगला छत्रपति बनते हैं, शिवाजी की मृत्यु के बाद दोनों सौतेले भाइयों में काफ़ी लड़ाई होने लगती है। अगर मैं बात करूं अगर शिवाजी के बाद अगला छत्रपति की, तो अगला छत्रपति जो बनते हैं उसका नाम है संभाजी महाराज। और संभाजी महाराज के बाद इनकी मृत्यु होती है, इनकी मृत्यु होती है 11 मार्च 1689 में, ठीक है। मुगलों के साथ युद्ध हो जाता है भाई। और ये जो अपना सलाहकार नियुक्त करते हैं, कवि कलश मतलब एक अधिकारी नियुक्त करते हैं अपना सलाहकार भाई, सलाहकार नियुक्त किए रहते हैं संभाजी। तो कवि कलश और संभाजी की हत्या जो है वो कर देता है मुगल सेनापति, औरंगजेब का सेनापति रहता है जिसका नाम है मरखरब खां। हत्या कर देता है कौन से युद्ध में? संगमेश्वर के युद्ध में। याद रखना है तो 11 मार्च 1689 में, सभी बच्चे ध्यान देते हुए चलेंगे, 11 मार्च 1689 में संभाजी महाराज के साइड रहते हैं कवि कलश, इसके प्रमुख सलाहकार रहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे मुगल सेनापति रहता है मरखरब खां, जो कि औरंगजेब का प्रमुख सेनापति रहता है, वो क्या कर देता है? संभाजी महाराज और कवि कलश की हत्या कर देता है। उसके बाद संभाजी महाराज के बाद आपका अगला जो बनता है छत्रपति, वो बनता है भाई राजा राम, ठीक है, वो बनता है कौन? राजा राम। अब इधर राजा राम अगला छत्रपति बन गया है, ठीक है। अब राजा राम की हत्या भी 1700 में मुगलों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते इसकी भी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो मुगलों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। और राजा राम की मृत्यु के बाद जो अगला छत्रपति बनता है उसका नाम है शिवाजी द्वितीय, जो कि 4 वर्ष का रहता है, 4 वर्ष का रहता है। तो ताराबाई जो कि किसकी विधवा थी? राजा राम की विधवा थी। उन्होंने मराठा प्रशासन के बागडोर को संभाली और किस तरह से पति की मृत्यु के बाद भी उसकी क्या हालत रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद भी उन्होंने पूरे साम्राज्य के सिचुएशन को संभाला और अपने 4 वर्षीय पुत्र जिसका नाम है शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और खुद मराठा साम्राज्य की संरक्षिका बन गई, ठीक है। और इस दौरान जब यहाँ पे संभाजी महाराज छत्रपति थे तो उन्होंने महाराष्ट्र के रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। और इनके टाइम में जो राजधानी हो गई, राजा राम के टाइम में जो राजधानी थी वो थी सतारा। राजा राम ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? सतारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है कि संभाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी और राजा राम ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? सतारा को बनाई थी। तो देखो, अब राजा राम के बाद शिवाजी द्वितीय अभी शासक बना है। अब ये जो साहू जी है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, 1707 में मुगल कैद से छूट जाता है। तो 1707 में किसकी मृत्यु होती है? कई बार से पूछा गया है। तो 1707 में मृत्यु होती है भाई औरंगजेब की। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो साहू जी महाराज होते हैं वो कैद से छूट जाते हैं और कैद से छूट जाने के बाद वो अपनी चाची के पास आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा 1707, ये डेट याद रखना है सभी बच्चों को। 1707 में किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की मृत्यु होती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है।
1760 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, है ना, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात साहू जी छूट जाते हैं कैद से। साहू जी मुगल कैद से बाहर। 1707 में जो साहू जी रहते हैं मुगल कैद से बाहर निकल जाते हैं और अपनी चाची ताराबाई के पास आते हैं। तो ताराबाई और साहू जी के मध्य 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है, खेड़ा का युद्ध। और इस युद्ध में साहू जी को जीत मिलती है। याद रखना है, इस युद्ध में किसको जीत मिलती है? साहू जी को जीत मिल जाती है भाई। और साहू जी अब पूरा मराठा साम्राज्य की बागडोर जो है वो संभालने लगेंगे। तो साहू जी का साथ दिया था बालाजी विश्वनाथ ने। बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी का साथ दिया था, इसलिए साहू जी ने इसे अपना पेशवा मतलब प्रधानमंत्री बनाया। उसके बाद अगला पेशवा बना बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बाद अगला पेशवा बनेगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, इस तरह से ऐसे पेशवा जो है वो बनते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, बालाजी बाजीराव, फिर उसके बाद आपका अगला पेशवा बनेगा माधवराव। माधवराव, उसके बाद अगला पेशवा बनेगा नारायण राव, फिर बनेंगे रघुनाथ राव, उसके बाद बनेंगे सवाही माधव। तो इस क्रम को थोड़ा सा याद रखते हुए चलेंगे सभी बच्चे। ठीक है, और सभी बच्चे लोग इस पेशवाओं के क्रम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, तब मैं बाकी सारे और प्रश्नों को आप लोग को बताते हुए चलूंगी। इसके आगे का पेशवा और कौन था उसको आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, ताकि कुछ तो पता रहे आप सभी को। तो मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो पेशवा पहले बना था बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद आप लोग सभी पेशवाओं के क्रम को बारी बारी से कमेंट करते हुए चलेंगे। मैं सबको नहीं बता रही हूँ, जितनी आवश्यकता है उतना बता रही हूँ यहाँ पर। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम बने। उसके बाद बालाजी बाजीराव बने, बालाजी बाजीराव। उसके बाद माधवराव बनते हैं, माधवराव के बाद नारायण राव बनते हैं। नारायण राव के बाद अगला पेशवा कौन बना, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले कौन पेशवा बने। तो बालाजी विश्वनाथ बने, तो हमारा 3 नंबर लिख लेंगे। उसके बाद कौन बना, बाजीराव बना, बाजीराव प्रथम, तो आप लिख लेंगे 1। उसके बाद आप लिखेंगे बालाजी बाजीराव, तो 2 लिखेंगे, और चौथा लिखेंगे माधवराव। तो इस तरह से 3 1 2 4 आपका आंसर हो जाएगा। 3 1 2 4 ये आपका आंसर हो जाता है। तो सभी बच्चे इस क्रम को व्यवस्थित रूप से लिखते हुए और एक सिंक्रोनाइज क्रम में अरेंज करते हुए इसको बना लेंगे, तो आप सभी बच्चों का आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। बालाजी का शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी के बीच रहा बालाजी विश्वनाथ। उसके बाद आप देख सकते हैं बाजीराव प्रथम पेशवा नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इस तरह से सब पेशवा रहे हैं। चलो अब निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में सजाइए। छत्रपति साहू जी, राजा राम, संभाजी और यहाँ पे शिवाजी द्वितीय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मैंने आपको अभी बताया हुआ है सभी सीक्वेंस को। तो आप लोग इसे थोड़ा सा सीक्वेंस में बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो तो सभी बच्चे सीक्वेंस में बनाते हुए चलो ये सारे प्रश्नों को। तो अभी जस्ट मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ इसको अरेंज करने के लिए। तो छत्रपति काल अभी जस्ट बताया मैंने, छत्रपति शिवाजी, है ना, शिवाजी के बारे में बताया, साईबाई का पुत्र और सोयराबाई का पुत्र। तो संभाजी, संभाजी के बाद उसका पुत्र साहू जी। इधर थे राजा राम,
राजा राम का पुत्र था शिवाजी द्वितीय। तो इन लोग पेशवा कैसे बनते जाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखे थे कौन बना था पहला, पेशवानिजी छत्रपति। ये छत्रपति काल है ना, ठीक है, ये छत्रपति काल है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं शिवाजी, सबसे पहले हम देख रहे हैं शिवाजी। शिवाजी के बाद जो अगला बना वो बना छत्रपति संभाजी। संभाजी के बाद जो अगला छत्रपति बनता है वो है आपका राजा राम, वो है आपका राजा राम। राजा राम के बाद जो अगला छत्रपति बना वो है शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी के द्वितीय के बाद अगला जो छत्रपति बनता है उसका नाम है साहू जी। तो शिवाजी द्वितीय के बाद जो अगला छत्रपति बना वो है साहू जी। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोग को समझते हुए चलना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं हम। तो सबसे पहले जो आपका छत्रपति बने वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो सबसे पहले जो बना है वो है संभाजी, तो 3 लिखेंगे संभाजी। उसके बाद जो बना है छत्रपति वो है राजा राम। राजा राम के बाद जो बना है वो है शिवाजी द्वितीय। उसके बाद है 1, तो 3 2 4 1 आपका आंसर हो जाएगा, 3 2 4 1। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, विकल्प नंबर बी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। जितने भी सभी बच्चे हैं इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और ध्यान देंगे, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 3 2 4 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 14 जनवरी 1760, 14 जनवरी 1760, 14 जनवरी 1761, 5 जनवरी 1761, 5 नवंबर 1556। तो पानीपत में 3 युद्ध आप इतिहास में देखते हैं। पानीपत में 3 युद्ध आप इतिहास में देखते हैं। अगर आप भारतीय इतिहास की बात करें तो पानीपत में 3 युद्ध आप देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे, पानीपत में 3 युद्ध आप देखते हो। पहला है पानीपत का प्रथम, उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय और तीसरा देखते हैं तृतीय, ठीक। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में, ठीक है। बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। और उसके बाद 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, 1556 में, 1556 में। और उसके बाद 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया। तो इसको भी आप लोग को हमेशा याद रखना है, कई बार से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें किसकी जीत होती है भाई? बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, तो इब्राहिम लोदी की हार होती है, बाबर जीत जाते हैं और मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1556, ठीक है। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जीत किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। उसके बाद अगर हम तीसरे युद्ध की बात करें तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच में हुआ था, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली के जो क्षेत्र थे उसमें मराठों का नियंत्रण हो गया था, जिससे अहमद शाह अब्दाली जो है वो काफ़ी गुस्से में आ गया था, जिसकी वजह से इनके बीच में युद्ध हुई थी। लेकिन मराठे जो है वो हार गए थे और बोला जाता है कि मराठों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध में, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी बच्चों को आंसर बताना है विकल्प नंबर सी, यानी कि ये 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन, तालुकदारी प्रथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व से संबंधित है सरंजामी प्रथा। ये प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जो सरंजामी प्रथा है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे, इसका मूल्य उद्देश्य क्या था सरंजामी प्रथा का, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यह सैन्य सेवा के बदले भूमि राजस्व देने की एक व्यवस्था थी, ताकि मराठा सेना अच्छी तरह से वित्त पोषित रहे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सैन्य सेवा के बदले भूमि राजस्व देने की व्यवस्था थी ताकि मराठी सेना अच्छी तरीके से वित्त पोषित रहे। और देखो,
सरंजामदार, सरंजाम भूमि के धारक को सरंजामदार कहा जाता है, जो क्षेत्र के गांवों से राजस्व वसूलने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते थे। यह प्रथा मुख्य रूप से दक्षिण भारत में थी और मराठा साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण थी। मतलब यह सैन्य सेवा के बदले भूमि राजस्व देने की एक व्यवस्था थी ताकि मराठा सेना अच्छी तरीके से वित्त पोषित रहे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद करना है इस सरंजाम प्रथा क्या होता है ना। अब देखो क्या होता है कि सैन्य सेवा के बदले है ना मराठाओं को क्या दिया जाता था, भूमि राजस्व दिया जाता था ताकि यहाँ पे जो मराठा सेना है वो अच्छे से वित्त पोषित रहे, मतलब इकोनॉमिकली उनकी जो कंडीशन है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पर जो मराठा सरदार होते थे वो सेना को, ठीक है, जो उन्हें सैन्य सेवा देते थे तो वो क्या देते थे, भूमि देते थे उन्हें, और उन भूमि पर इनका मालिकाना हक होता था। और ये जो सेना क्या करती थी, जो राजा उन्हें भूमि प्रदान किया है सैन्य सेवा के बदले, तो वो उस क्षेत्र से टैक्स वसूलता था और अपना भरण पोषण करता था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि मराठा भू राजस्व प्रथा थी। उसके अलावा एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था, खफी खां, दत्ताजी पिंगले, काशीराम पंडित। तो काशीराम पंडित ने बताया है कि उसने जो पानीपत का तृतीय युद्ध था उसे खुद देखा था। ठीक है, और मराठा सेना की तरफ से जो तोप खाने का प्रमुख था वो कौन था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार से पूछा जा सकता है कि जो पानीपत के युद्ध में मराठा सेना की तरफ से, ध्यान दीजिएगा, पानीपत के युद्ध में मराठा सेना की तरफ से जो तोप खाने का प्रमुख था उसका नाम क्या है, तो इसको आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा है, उसका नाम है काशीराम पंडित। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई, जिसमें मराठे पूरी तरीके से पराजित हुए और काशीराम पंडित इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। और उनके अनुसार पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रलयकारी सिद्ध हुआ, जिसमें मराठों की काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, मराठा सैनिकों की हार हुई, और उसमें जो सदाशिव राव हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वास राव मारे गए थे, साथ ही साथ शमशेर बहादुर भी मारे गए थे। तो कौन कौन मारे गए थे उसको मैं एक बार चार्ट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले हम फिर से चलेंगे, ठीक है, अब हम जाएंगे भाई बाजीराव प्रथम की ओर। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाजीराव प्रथम की वंशावली को पढ़ लेते हैं हम। बाजीराव प्रथम की दो पत्नी थी, ठीक है, एक का नाम है काशीबाई। इसको आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाजीराव प्रथम की दो पत्नी है, एक है आपका काशीबाई। बाजीराव प्रथम की दो पत्नी हैं, एक का नाम है काशीबाई। तो काशीबाई के दो पुत्र होते हैं, ठीक है, एक है बालाजी बाजीराव और उनका दूसरा पुत्र है रघुनाथ राव। और उसके बाद अगर मैं बालाजी बाजीराव के तीन पुत्रों की बात करूं तो एक का नाम है माधवराव, विश्वास राव और एक है नारायण राव। ये हो गए भाई बालाजी बाजीराव के तीन पुत्र। उसके बाद आगे अगर हम देखें इधर मस्तानी के पुत्र की, मस्तानी का पुत्र था जिसका नाम है शमशेर बहादुर। इसके पुत्र का नाम था शमशेर बहादुर और इसका हिंदू नाम था कृष्णराव। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक दिखाई देता है हमें चिम्माजी अप्पा। ये किसका भाई है? बाजीराव प्रथम का भाई है। और इसका जो पुत्र था सदाशिव राव भाऊ। तो पानीपत के युद्ध में मराठों की तरफ से कौन कौन भाग लेते हैं
इस चीज़ को आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। तो मराठों की तरफ से जो भाग लेने वाले प्रमुख थे वो कौन कौन थे, तो याद रखिएगा इसमें भाग लिया था सदाशिव राव ने, सदाशिव राव ने, प्लस भाग लिया था शमशेर बहादुर ने, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर ने भाग लिया, प्लस इसमें भाग लिया था विश्वास राव ने। ठीक है, मराठा सेना की करारी हार तो होती है, मराठे की हार तो होती है, लेकिन यहाँ पे सदाशिव राव, शमशेर बहादुर और विश्वास राव जो है वो तीनों को तीनों मारे जाते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि सदाशिव राव, शमशेर बहादुर और विश्वास राव ये सभी तीनों मारे जाते हैं। कौन से युद्ध में मारे जाते हैं? पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाते हैं। इस तरह से मराठों की करारी हार हो जाती है। तो इस वंशावली को आपको याद रखना है। मस्तानी का पुत्र है जिसका नाम है शमशेर बहादुर। ठीक है, ये जो मस्तानी है इसका जो पुत्र है उसका नाम है शमशेर बहादुर। काशीबाई के 2 पुत्र थे, बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, और उनके बालाजी बाजीराव के बाद आप उनके 3 पुत्रों को देख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपका जो है वो लास्ट प्रश्न था। आज मैं थोड़ा सा ही पढ़ा रही हूँ, है ना। तो अब मैं आप लोग को कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ शिवाजी की कर व्यवस्था के बारे में। फिर मंडे से हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज़ को, शिवाजी की कर व्यवस्था। तो एक को याद रखना है आपको, सरदेशमुखी, सरदेशमुखी, और दूसरा है चौथ। आखिरकार ये सरदेशमुखी और चौथ क्या था? ठीक है, और जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पल्लवी, धनेश को बुलाना ना, धनेश को कॉल करके बुलाना, इधर ही बुला रही है मैडम का। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शिवाजी की कर व्यवस्था। तो शिवाजी की कर प्रणाली 2 प्रकार की थी, एक है सरदेशमुखी और दूसरा है चौथ। तो सरदेशमुखी क्या थी और चौथ कर क्या था, इसके बारे में आप सभी बच्चों को जानना अनिवार्य है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका सरदेशमुखी है ये अपने अधिकार क्षेत्र से लिया जाने वाला कर था। ये अपने अधिकार क्षेत्र से लिया जाने वाला तो सभी बच्चे याद रखेंगे ये अपने अधिकार क्षेत्र से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, सरदेशमुखी क्या था? अपने अधिकार क्षेत्र से लिया जाने वाला कर था। कुल राजस्व का 1/10 भाग कर के रूप में लिया जाता था। और उसके अलावा अगर हम बात करें चौथ कर की, तो चौथ कर जो होता था राज्य के आसपास के क्षेत्रों से लिया जाता था। ठीक है, मतलब ये जो चौथ कर है अपने पड़ोसी जो राज्य है उनसे लिया जाता था। कुल राजस्व का ये 1/4 हुआ करता था। जो चौथ कर हुआ करता था ये कुल राजस्व का 1/4 भाग हुआ करता था। ये राज्य के आसपास के क्षेत्रों से लिया जाने वाला कर था। इसमें शिवाजी ने कहा था कि हम आपके राज्यों की सुरक्षा भी करेंगे। ठीक है, मतलब आसपास के राज्यों से कर वसूलने का मतलब ये था कि शिवाजी ने उन राज्यों को
जो उसके आसपास के हैं उनके ऊपर वो आक्रमण नहीं करेंगे पहली बार तो। मतलब अब आसपास के राज्य डर भी रहे थे कि कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये चौथ कर देना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसने लेकर रखी हुई थी? शिवाजी ने लेकर रखी हुई थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने कार्यभार का दायित्व जो है वो संभाला। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं और मंडे से हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चों को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।